Hello parents, myself Dr. Kunal. I welcome you all to this new video of your channel. जो भी नए पेरेंट्स या व्यूअर्स हमारे साथ इस वीडियो पे जुटे हैं या चैनल पे आए हैं, उनके लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन वापस से एक बार दे दूं। myself Dr. Kunal Kumar Jaiswal. मैं एक न्यूबॉर्न चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ with special interest in the field of allergy and asthma. I practice at my own clinic, which is Prabha Child Care, located at Ramgarh, Jharkhand, and also work as a consultant pediatrician at a district hospital, Ramgarh, Jharkhand. सो पेरेंट्स, आज की वीडियो का स्टार्टिंग हम आपके ही कुछ कॉमन कुछ सवालों से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है पेरेंट्स के फर्स्ट, सर हमारा बच्चा बार बार बीमार क्यों पड़ता है? सर हमारे बच्चे की इम्यूनिटी कम तो नहीं है किसी कारण वो बार बार बीमार पड़ता है? सर बच्चों का इम्यूनिटी बढ़ने में या एडल्ट के बराबर होने में कितने साल लगते हैं? सर बच्चे के हम डेली एक्टिविटी में, लाइफस्टाइल में किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम अपने बच्चे का इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर पाए? बच्चे के खाने पीने में हम किन बातों का ध्यान करें ताकि हम बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल आपके मन में है या सवाल आपके मन में अपने बच्चों से रिलेटेड है, तो पेरेंट्स ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे एंड आई गारंटी आप एट द एंड ऑफ द वीडियो आप इम्यूनिटी के बारे में समझ पाएंगे। कुछ कॉमन टिप्स जो मैं आपसे शेयर करूंगा उसके बारे में आप जान पाएंगे, जिसके द्वारा आप अपने बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो पेरेंट्स, इम्यूनिटी के बारे में आपको पहले समझाने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इम्यूनिटी हम किसे बोलते हैं। इम्यूनिटी का हिंदी में अर्थ होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो हमारे बॉडी में किसी भी पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वॉटेवर से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। पेरेंट्स का कॉमन क्वेरी होता है कि सर नवजात बच्चों में इम्यूनिटी नहीं होती है। तो इसका जवाब देने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पेरेंट्स की इम्यूनिटी हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है। एक जिसे हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी, और दूसरा जो हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है, वो क्षमता है हमारे शरीर में जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, अथवा पैथोजन से लड़ने के प्रति जो क्षमता हमारे अंदर जन्म से होती है उसे ही हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। नेचुरली है, नवजात बच्चों में भी इम्यूनिटी होती है, वो इम्यूनिटी लेके बॉन्ड करते हैं, उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। इसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा ताकि वो ज़्यादा क्लियर हो जाए आपके लिए। तो मैडम, जैसे हमारे शरीर में स्किन का एक लेयर है, ये स्किन भी हमारे इनेट इम्यूनिटी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एक एग्जाम्पल है, स्किन होने के कारण स्किन के अंदर जो भी सेल है, टिश्यूज है, उनको जो चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है या जो भी आउटसाइड क्या बोलते हैं, डस्ट है, जो भी या कॉमन कुछ पैथोजेंस है, उनसे डायरेक्ट इंजरी से ये स्किन प्रोटेक्ट करता है। सो स्किन एक प्रकार का बैरियर है, एक प्रकार का प्रोटेक्शन है हमारे अंदर के सेल्स या टिश्यूज के लिए। सो स्किन इज लाइक अ इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि हम स्किन के साथ बॉन्ड करते हैं। सेकेंडली, अगर हम अपने पाचन तंत्र, जीआई ट्रैक्ट की बात करें, तो अंदर में हमारे जो लाइनिंग होते हैं उसे बोलते हैं म्यूकोजल लाइनिंग। तो वो भी हमारे जो जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। थर्ड, अगर हम अपने स्टमक की बात करें तो वहाँ हमारा एक सिक्रेशन होता है एचसीएल, वन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। वो एसिड से क्या करते हैं, वो भी जो कुछ पैथोजेंस अगर हमारे फूड के माध्यम से हमारे पेट में जाते हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करने में वो सिक्रेशन हेल्प करता है। तो ये जैसे स्किन हो गया, म्यूकोजल लाइनिंग हो गए, गैस्ट्रिक जूसेस हो गए, दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी, क्योंकि ये सब क्वालिटी के साथ, प्रोटेक्शन के साथ हम जन्म लेते हैं। सो दोज इम्यूनिटी विच वी आर बॉर्न इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी। अब हम बात करेंगे व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी एज द नेम वर्ड डिपिक्ट्स, ये वो इम्यूनिटी है, वो प्रोटेक्शन है जो हम अपने बॉडी में एक्वायर करते हैं थ्रू आउट आवर लाइफ। जैसे बार बार छोटे मोटे इन्फेक्शन होने से, वैक्सीनेशन करवाने से हमारे अंदर इम्यूनिटी बूस्ट होता है, हमारे अंदर एक इम्यूनिटी बनती है। वो जो इम्यूनिटी होता है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। कोविड इरा में वैक्सीनेशन का क्या इंपॉर्टेंस था,
एक एग्जांपल है कि हम उसको वैक्सीनेट करके आपके अंदर कोविड जो हमारा वायरस है, कोरोना वायरस है, उसके अगेंस्ट आपके प्रोटेक्शन को डेवलप करना चाहते थे। सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो आई होप इट्स क्लियर कि व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी एंड व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम आते हैं, व्हाट आर द 5 कॉमन टिप्स, इंपॉर्टेंट टिप्स टू इम्प्रूव योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन या पोषण। सो पेरेंट्स, अगर आप हमारे पुराने वीडियो में देखे होंगे तो मैंने उसमें स्पोर्ट्स पे, टिप्स टू इम्प्रूव मेमोरी पे मैंने जब बात किया है, दोनों में ही न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए अगर आप अपने बच्चे के इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाहते हैं, इम्यूनिटी को अच्छा रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी आपका न्यूट्रिशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, बच्चे का न्यूट्रिशन का अगर आप ख्याल रखना है तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय से ही आपको उसका माँ के न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा। सो न्यूट्रिशन में फर्स्ट प्रॉपर एंटीनेटल केयर ऑफ पेरेंट्स, मदर, जिसकी डिटेल में हमने अपने पिछले वीडियो पे बात किया है कि जब बच्चा गर्भ में होता है तभी हम माँ के खाने पीने का, पोषण का, आहार का पूरा ध्यान रखें ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ जन्म हो। सेकेंड, कंटिन्यूटी करने में कि न्यूट्रिशन में कि फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द लाइफ जो बच्चे का होता है उसमें हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें, माँ का ही दूध हम बच्चे को पिलाएं। उसके बाद 6 मंथ्स के बाद सही टाइम पे 6 महीने के बाद हम बच्चे में बाहर का खाना का इंट्रोडक्शन करें, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीड कैसे स्टार्ट करना होता है? 6 महीने के बाद यूजुअली हम 2 to 3 फीड्स, 6 to 8 मंथ्स में 2 से 3 फीड हम बाहर का देते हैं। रिमेनिंग जो 5 to 6 फीड्स वो मदर का फीड होता है। उस फीड में हमें ध्यान रखना है कि एक टाइम एटलीस्ट हम किसी भी एक प्रकार का फ्रूट्स को दे। इट मे बी इन मैश फॉर्म और प्यूरी फॉर्म। रिमेनिंग 1 or 2 टाइम्स यू कैन गिव द सीरियल्स लाइक दाल, येलो मूंग दाल, या दाल चावल की खिचड़ी बना के दे सकते हैं, आप दलिया दे सकते हैं। जो भी आपको 1 या 2 टाइम आपको ये देना है और एटलीस्ट 1 टाइम आपको फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। जब बच्चा आपके 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो 8 to 12 मंथ्स में आपको ग्रेजुअली अपने ये कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स जो है उनके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है। दैट नाउ हैज टू गो अप टू 4 to 5 टाइम्स। 4 से 5 बार आपको बाहर का खाना देना है, 2 से 3 बार माँ का फीड देना है। फीड में यही चीज़ है जो आपको हर पीडियाट्रिशियन आपको एक लिस्ट देते हैं 6 महीने के बाद कि बच्चे को कैसे क्या क्या खाना खिलाना है। उस खाने की जो लिस्ट है उसको आपको क्वांटिटी को बढ़ाना है। अब आपको कोशिश करना है कि कम से कम हम 4 से 5 बार ये जो लिस्ट हमारे को प्रोवाइड की गई है उसको हम फॉलो करें, बाकी टाइम हम ब्रेस्ट फीडिंग करें। जब बच्चा 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम नेचुरली बोलते हैं, जो नॉर्मल फैमिली पॉट होता है जो घर में सभी सदस्यों की खाना बनती है, उसी खाने को बच्चे के साथ शेयर करने को कहा जाता है। और ग्रेजुअली आपको उस खाने को बढ़ाना है और माँ के फीड को धीरे धीरे कम करना है। एंड आइडियली आफ्टर 2 years वी रिकमेंड नॉट टू डू अ ब्रेस्ट फीडिंग। ग्रेजुअली फिर इसको धीरे धीरे आप बंद करें। तो ये तो बात हुई न्यूट्रिशन पे कि हम बच्चे के न्यूट्रिशन पे कैसे ध्यान रख सकते हैं टिल 1 years एंड देयर आफ्टर। तो 1 year के बाद हम जब फैमिली की बात कर रहे हैं तो उस खाने में हमें बच्चे को क्या क्या देना है ताकि हम बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर पाए, उस पर मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। और ये जो नॉलेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, ये आपके लिए भी लागू होती है अगर आप अपने इम्यूनिटी को बूस्टअप करना चाहते हैं। तो जो 1 साल के बाद जो डाइट होना चाहिए बच्चे का, वो एक कंप्लीटली बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट कहने का मतलब उस डाइट में एडिक्वेट मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, प्रोटीन होने चाहिए, फैट्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए एंड हाइड्रेशन दैट इज वाटर। ये इंपॉर्टेंट है। अब इस पर मैं डिटेल में बात करता हूँ कि किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो पेरेंट्स, अगर हम एक बैलेंस डाइट की बात करें, संतुलित आहार की बात करें, तो उसमें हम आपको पोर्शन पे समझाते हैं। पोर्शन करने का मतलब एक फेस्ट आप समझिए, ठीक है। तो एक थाली में, बच्चे की थाली में या बैलेंस डाइट किन्हें कहते हैं, ऑलमोस्ट अप टू 4 to 5 पोर्शन आपका उसमें अनाज होना चाहिए, मतलब रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, जैसे चपाती हो गए, चावल हो गए, ओके, वॉट एवर यू यूज। सेकेंड, 3 पोर्शन आपका उसमें पल्सेस होने चाहिए, सीड्स होने चाहिए, दाल होने चाहिए, विच आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे कि चपाती, ब्रेड्स, वट एवर, राइस, वो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। उसी तरह ये पल्सेस जो सीड्स हैं, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो 3 पोर्शन आपके प्रोटीन होने चाहिए। सिमिलरली इक्वल अमाउंट में आपके प्लेट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए।
Vegetables and fruits, they are the rich source of vitamins and minerals. Pulses, कार्बोहाइड्रेट है, राइस है, वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स है. पल्सेस जो है आपके प्रोटीन के सोर्स है. सिमिलरली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर द रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स. विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन ए के लिए आपके जो भी कलर्ड फ्रूट्स होते हैं उनको आपको ज़्यादा डाइट, जैसे पपाया हो गया है ना, कुकुम्बर्स हो गए, इनका सेवन करना चाहिए. अगर विटामिन सी का बात करें तो जो भी सिट्रस फ्रूट्स है जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गए, उनका सेवन, आंवला हो गए, उनका सेवन करना चाहिए. विटामिन ई का बात करें तो जो ड्राई फ्रूट्स है जैसे आलमंड्स हो गए, कैश्यूज हो गए, वॉलनट्स हो गए, इनका सेवन करना चाहिए. तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम बच्चे की जो डाइट है, एक कंप्लीट जो थाली है, उन हमें ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट on 5 portion, 3 portion should be pulses or protein which is the source of protein. There should be equal amount of almost 3 portions of fruits and vegetables, 2 to 4 in number or 5 in number the dry fruits, nuts can be given, and adequate मात्रा में हाइड्रेशन, वाटर का भी इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज हमारे बॉडी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं थ्रू वाटर. सो बच्चे के खाने में हमको इन बातों का ध्यान रखना है. स्पेशली आई स्ट्रेस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर डेली डाइट. सेकेंड, अब हम बात करेंगे दूसरा क्या टिप्स है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकती है. फ्रेंड, इसमें है वैक्सीनेशन, टीकाकरण. एक टाइमली इम्यूनाइजेशन एंड अ कंप्लीट इम्यूनाइजेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल टू बूस्ट योर चाइल्ड्स इम्यूनिटी. तो वैक्सीनेशन कैसे आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इसको समझने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी इम्यूनिटी, शरीर में इम्यूनिटी कैसे काम करती है. अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का पैथोजन का प्रवेश होता है तो हमारे बॉडी को कैसे आइडेंटिफाई करती है, फिर कैसे उसको डिस्ट्रॉय करती है. तो पेरेंट्स, अब मानो कि कोई भी एक पैथोजन हमारे बॉडी में प्रवेश कर रहा है, उसको हमारी बॉडी एक फॉरेन बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज करती है. उसके प्रवेश होने के कारण हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है. वो उसको आइडेंटिफाई करती है. आइडेंटिफाई करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए वो दो मोडालिटीज़ का यूज़ करते हैं. एक एंटीबॉडीज़ होते हैं और एक सेल्स होते हैं जो कोशिकाएं करते हैं. तो ये एंटीबॉडीज और सेल्स के हेल्प से उस पैथोजेंस को बॉडी डिस्ट्रॉय करता है. इसके बाद कुछ सेल्स जिन्होंने डिस्ट्रॉय करने में हेल्प किया है, वो कुछ सेल आपके बॉडी में एज अ मेमोरी सेल स्टोर हो जाते हैं. अगर ये सेम पैथोजन नेक्स्ट टाइम आपके बॉडी में प्रवेश करेगा तो ये मेमोरी सेल जो आपके हैं वो उसको जब पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ये पैथोजन पहले भी आया है. तो देन दे विल रिलीज द स्पेसिफिक, उस समय जो एंटीबॉडीज आए थे, स्पेसिफिक जो सेल्स आए थे, उनको वो रिलीज करेंगे और ज़्यादा मात्रा में रिलीज करेंगे और इससे सेकेंड टाइम हम ज़्यादा इफेक्टिव उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे. इस तरह हमारे शरीर का इम्यूनिटी काम करता है. तो सिमिलरली वैक्सीनेशन आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करता है. तो पेरेंट्स, हम लोग वैक्सीनेशन में क्या करते हैं कि हर कंट्री की वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, टीकाकरण का जो तालिका है वो अलग होता है. क्योंकि वो डिसाइड होता है कि उस कंट्री में कौन सा बीमारी ज़्यादा कॉमन है, उस कंट्री में किस बीमारी के कारण ज़्यादा मौतें हो रही हैं या किसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है देश पे. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जैसे हम टीबी के लिए बीसीजी वैक्सीनेशन करते हैं जो जन्म के साथ ही बच्चे को दी जाती है. बट अगर आप यूके में चले जाए तो वहाँ पर बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ पर इस डिजीज का लोड कम है या नहीं के बराबर है. तो वैक्सीनेशन में हम लोग करते क्या है, तो जैसे मैंने टीबी का बात किया, टीबी जो ऑर्गेनिज्म है उसको मायोबैक्टर भी बोलते हैं. तो वैक्सीनेशन में हम उस पैथोजन जिससे कि टीबी होता है उसका बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में उस पैथोजेंस के कंपोनेंट को हम आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. जब हम वैक्सीन देते हैं उस निडल के थ्रू, वैक्सीनेशन के थ्रू हम उस बैक्टीरिया के पैथोजन के स्मॉल कंपोनेंट को आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं. ये इतना स्मॉल अमाउंट होता है कि ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी को तो ट्रिगर करता है बट ये आपके बॉडी को हार्म नहीं करता है. अर्थात जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इम्यूनिटी कैसे काम करती है, तो ये जब कंपोनेंट अंदर जाता है सो फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट किया जाता है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनते हैं एंड द सेल्स ऑल्सो आर फॉर्म. बट ये आपके बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, आपको हार्म नहीं करते हैं, रैदर ये मेमोरी सेल की तरह बन के आपकी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं ताकि इन नियर फ्यूचर जब सही में आपको इस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगा तो ये मेमोरी सेल आपको उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड दे विल रिलीज द एंटीबॉडीज एंड द सेल इन
इंक्रीज अमाउंट और आप उसको डिस्ट्रॉय करने में आपका हेल्प करेंगे, और आपको अगर बीमारी होती भी है तो गंभीर नहीं होने देंगे। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। कोविड ईरा में आपने ये समझा था, ये क्वेश्चन कॉमन था कि सर वैक्सीन तो हमने लगाया था फिर भी हमारे को कोविड क्यों हो गया। तो इसका रीजन यही था कि वैक्सीनेशन में हम आपके बॉडी को, आपको बॉडी को इसके प्रति हम इम्यून कर देते हैं कि ये एक कॉमन पैथोजेंस है जो कि अभी सर्कुलेशन में है। तो बॉडी आपको उसके बारे में वो जान लिया, वो अंदर में तैयारी करके बैठा है एंटीबॉडीज और मेमोरी से, ताकि अगर बॉडी अगर वो प्रवेश करता है तो वो उसको टैकल करेगा। तो हमने कहा था कि जो जिनको वैक्सीनेशन होता है, डिजीज नहीं होगा ऐसा गारंटी नहीं है, इनकेस अगर होता भी है तो उतना गंभीर नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पहले से जानते थे तो आपने उसको अच्छे से टैकल किया। तो दैट इज ऑल इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन। तो पेरेंट्स, आपको अपने बच्चे का टाइमली और कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करवाना चाहिए। इसीलिए आप देखें, मैंने जैसे बताया कि बच्चों का इम्यूनिटी यूजुअली 5 से 7 साल तक में इंप्रूव हो जाता है, या बच्चों का इम्यूनिटी एडल्ट की तरह हो जाता है। क्यों? इसलिए आप देखो तो फर्स्ट 5 ईयर्स में ही मैक्सिमम चंक्स ऑफ हमारे वैक्सीनेशन होते हैं। सो डू टाइमली वैक्सीनेशन ऑफ योर किड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रोल ऑफ स्लीप। स्लीप पे भी मैंने पिछले बार वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कितने घंटे का स्लीप बच्चे के लिए एडुकेट होना चाहिए, अब स्लीप का क्या इंपॉर्टेंस है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप इज इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव योर बॉडीज इम्यूनिटी। पेरेंट्स, स्लीप के समय क्या होता है, जब हम सोते हैं तो कुछ साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं जो कि हमारे पूरे दिन भर के स्ट्रेस के कारण जो भी सेल्स या टिश्यूज है वो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयरमेंट में हेल्प करती है। अगर वो रिपेयरमेंट में हेल्प करेगी तो आपके बॉडी को इम्यूनिटी को बूस्ट होगा। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एंड एडिक्वेट आवर्स ऑफ स्लीप। तो आपको बच्चे को हर एज के हिसाब से स्लीप का ड्यूरेशन होता है, जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की है। उतने उतने घंटे का नींद आपके अपने बच्चों को देनी चाहिए, वो भी इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बूस्ट द इम्यूनिटी इज रोल ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, या मैंने वीडियो बनाया था रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट। इस पर भी मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया रखा, उसमें आपको बहुत ही अच्छा आपका रिस्पॉन्स भी आया था। तो एक्सरसाइज का भी रोल है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। पेरेंट जितने जब हम एक्सरसाइज करते हैं या किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या स्पोर्ट्स में बच्चे को हमें इंकरेज करना चाहिए खेलने को, इस समय क्या होता है हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एंडोर्फिन। जिनको कॉमन टर्म में अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन। वो क्या है, आपके बॉडी के अंदर का जो भी स्ट्रेस है उसको रिलीज करने में हेल्प करती है, बॉडी के रिपेयरमेंट में हेल्प करती है। सो दैट ऑल्सो हेल्प्स टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। एंड लास्ट, पॉजिटिव मूड। मूड ऑल्सो मैटर्स। अगर आपका मूड खराब है, आप स्ट्रेस में है तो आपके बॉडी के सेल्स टिश्यूज डैमेज होते हैं और वो आपके इम्यूनिटी को डिग्रेड करते हैं। सो अ हैप्पी मूड, पॉजिटिव इन्वायरमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। To summarize, parents, 5 important tips to improve your immunity. First is good nutrition from birth onward, rather from good antenatal care. Second is the important role of vaccination, timely and complete vaccination. Third is the importance of sleep. Fourth is the exercise of physical activity. And fifth, a good mood and a positive environment. आई होप पेरेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव शेयर्ड वो आपके लिए हेल्पफुल था। अगेन आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स, इफ यू हैव लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और आपको अगर ये जानकारी पसंद आए, आपको लगता है ये जानकारी सभी पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल है, तो डू शेयर दिस वीडियो इन योर कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप्स और वॉट एवर कम्युनिटी यू फॉलो, ताकि ये जानकारी मैक्सिमम पेरेंट्स पे जाए। सो शेयर इफ यू केयर, एंड once again I request, do like the video, subscribe the channel. Thank you.